मैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन आपके सामने जो हमारा टॉपिक चल रहा है बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत वृद्धि और विकास, उस वृद्धि और विकास के संबंध में पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको वृद्धि और विकास के मध्य जो अंतर होता है उसके बारे में आपको जानकारी प्रदान की। अब आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में। यहाँ पर आपको इस चीज़ को समझना है कि वृद्धि और विकास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको इसकी तैयारी करनी है और केवल यहीं तक ही इसको सीमित नहीं रखना है, बल्कि शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में भी ये इस प्रकार के टॉपिक आपकी सहायता पहुंचाते हैं। तो बहुत ही ज़हीन दिमाग से, बहुत ही गहराई से इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें, इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, दूसरे विद्यार्थियों तक पहुँचाएँ। आपके जो घनिष्ठ मित्र हैं जो बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, उन तक इसको पहुँचाने की कोशिश करें। देखिए वृद्धि और विकास के सिद्धांत। वृद्धि और विकास का पहला सिद्धांत जो है वो बताता है कि विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रतिफल है। इस चीज़ को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग संदर्भ में प्रस्तुत किया है। मानव विकास के मुख्यतः दो तत्व या दो कारक मान जाते हैं, पहला है वंशानुक्रम और दूसरा है वातावरण। इसके ऊपर वंशानुक्रम और वातावरण के ऊपर मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर भी आप इसको समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये विकास के एक सिद्धांत के रूप में हमारे सामने आता है, इसीलिए थोड़ा सा एक दृष्टि इसको बढ़ा लेते हैं कि वंशानुक्रम का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें एक बालक अपने माता पिता से कुछ पैतृक गुणों को प्राप्त करता है, और वातावरण से तात्पर्य बालक की उस प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से है जिसमें रहकर बालक अपना विकास करता है। दोनों चीज़ों में आप अंतर समझ गए होंगे। वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने माता पिता से, अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से पैतृक गुणों को प्राप्त करता है, और वातावरण वह है जो बालक के या व्यक्ति के इर्द गिर्द रहता है, जो कि सामाजिक भी है, जो कि सांस्कृतिक भी है, जो कि प्राकृतिक भी है, और जिसमें रह कर के बालक अपना विकास करता है, अपने अंदर मैच्योरिटी लाता है, अपने अंदर तरह तरह के जो विकास के जो प्रक्रम हैं उन सबको अपने अंदर समाहित करता है। तो बालक के विकास की प्रक्रिया किसी भी एक तत्व से पूर्ण नहीं हो सकती। अगर हम कहें कि अकेला वंशानुक्रम ही विकास में सहायक हो सकता है, बालक का विकास कर सकता है, तो नहीं हो सकता। अगर हम ये कहेंगे केवल वातावरण कर सकता है, नहीं करता, बल्कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, जैसा कि स्किनर ने कहा है कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का प्रतिफल जो है वो विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। विकास में समानता और भिन्नता दोनों पाई जाती हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है उसमें हम समानताएं भी देखते हैं, उसमें हम भिन्नताएं भी देखते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, एक दो वीडियो पहले गए थे, उसमें बताया था मैंने आपको कि प्रकृति के अंदर हाँ दो ही चीज़ें देखी जाती हैं, यानी कि शोधकर्ता जो हैं दो ही चीज़ों पर अपना अध्ययन कार्य करते हैं। पहली चीज़ ये है कि दो वस्तुओं में समानताएँ कितनी हैं, सिमिलरिटीज़ कितनी हैं, और दो वस्तुओं में भिन्नताएँ या डिफरेंसेस कितने हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के मेरे वीडियो में आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपने उसको देखा होगा, नहीं देखा है तो इसको एक बार ज़रूर देखें। तो ये एक मानव विकास का एक बड़ा पहलू है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि विकास की प्रक्रिया में समानता भी पाई जाती है और भिन्नता भी देखी जाती है। समानता से यहाँ अर्थ यह है कि किसी भी जाति, प्रजाति अथवा समाज में जन्म लेने वाले बालकों का विकासात्मक क्रम या विकास क्रम समान होता है। ये समान किस तरह से है, हम ये देखें। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी जाति में, किसी भी प्रजाति में, किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में अगर हम चले जाएं तो सब जगह विकास का एक निश्चित पैटर्न देखने को मिलता है। बालक जन्म लेता है, ये गर्भावस्था की प्रोसेस एक जैसी है, जन्म लेता है, बचपन अवस्था को गुजारता है, फिर शिशुअवस्था में आता है, बाल्यावस्था में आता है, फिर किशोरावस्था में आता है, और उस प्रक्रिया में उसके ये जो बॉडी के जो
पार्ट्स हैं वो समान गति से आगे बढ़ते हैं, उसमें कोई अंतर हमें दिखाई नहीं देता। जैसे कि दोनों हाथ हैं, हमने आज तक नहीं देखा किसी व्यक्ति के 3 हाथ हों। 2 पैर होते, हमने नहीं देखा किसी व्यक्ति के 3 पैर हो, 4 पैर हो, 5 पैर हो। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जो ट्विंस चिल्ड्रन होते हैं उनके सिर आपस में मिले हुए जरूर देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक्सेप्शनल बात नहीं कर रहे, सामान्य रूप में बात लेकर के चल रहे हैं कि सभी समाजों में विकास का एक क्रम बालकों में समान रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हम विकास में भिन्नता की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस के माध्यम से भिन्नताएं बहुत सारी दिखाई देती हैं। और यहाँ पर छोटी सी बात हम यहाँ कह सकते हैं कि कुछ बालकों का जो विकास है वो तीव्र गति से होता है और कुछ बालकों का विकास जो है वो मंद गति अथवा धीमी गति से होता है। इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और तीसरे बिंदु पर आते हैं, तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जिसमें बताया गया है कि विकास में परिवर्तन होता है। बहुत सामान्य सी बात है कि विकास की जो प्रक्रिया है उसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, चाहे वो शारीरिक वृद्धि के रूप में हो, चाहे वो मानसिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन के रूप में हो, सामाजिक जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसमें परिवर्तन के रूप में हो, इमोशनल प्रोसेस के पैटर्न में परिवर्तन के रूप में हो, चेंजेस के रूप में हो, हमें अलग प्रकार से परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि विकास क्रम में बालक में कुछ नवीन लक्षणों का उदय देखा जाता है तथा कुछ लक्षणों का लुप्त होना देखा जाता है। जैसे जैसे बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है उसके अनुभवों में वृद्धि होती चली जाती है, जो कि पिछली अवस्था की तुलना में अधिक अर्थ रखती है। आगे बढ़ते हैं। इसको बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, ख़ास तौर से जो हमारे व्यवहारवादी हैं, चाहे वो थॉर्नडाइक हों, पेवलो हों, स्किनर हों, उन्होंने इस पर फोकस किया है। क्या है ये कि विकास की प्रक्रिया में एक चौथा बिंदु हमारे सामने आता है, वो है विकास, परिपक्वता और सीखने का परिणाम है। विकास की जो प्रक्रिया, इस पर बहुत सारे अध्ययन किए गए हैं। तो विकास की प्रक्रिया में मैच्योरिटी और लर्निंग दोनों महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि मैच्योरिटी के साथ साथ लर्निंग की प्रोसेस चलती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बिना निश्चित परिपक्वता प्राप्त किए बालक में अधिगम नहीं हो सकता। सीखने के लिए आवश्यक है कि बालक सीखने की प्रक्रिया की प्रकृति के अनुरूप परिपक्वता को प्राप्त कर ले। जैसे 1 वर्ष का बालक साइकिल चलाना नहीं सीख सकता, उसे साइकिल चलाना सीखने के लिए उस मैच्योरिटी लेवल को प्राप्त करना होगा जिस लेवल पर वो साइकिल चलाना सीख सकता है। आगे बढ़ते हैं। 5th पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि विकास का प्रतिमान पूर्वानुमेय होता है, यानी कि पूर्व कथन इसमें देखा जाता है। वो क्या है कि इसमें निश्चित प्रतिमानों का अनुसरण किया जाता है। जैसा कि इसके ऊपर अध्ययन किया गया हार्लॉक नाम की मनोवैज्ञानिक के द्वारा, जो कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं और महिला मनोवैज्ञानिक। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। अर्थात संसार के प्रत्येक भाग में मानव जाति के शिशुओं के विकास का जो प्रतिमान है वो एक ही है और इसमें किसी प्रकार का अंतर होना संभव नहीं है, ऐसा कहना है हार्लॉक नाम की महिला मनोवैज्ञानिक का। आगे बढ़ते हैं। विकासात्मक प्रतिमान में भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, मैंने आपको बताई हुई है कि विकास में भेदीकरण यानी कि डिफ्रेंसिएशन देखा जाता है। शरीर के विभिन्न अंग एक ही गति से एक ही साथ विकसित नहीं होते। शारीरिक एवं मानसिक विकास की गति भिन्नता रखती है। जैसे बालक के हाथ एवं पाँव अपने विकास की अधिकतम सीमा किशोर अवस्था तक प्राप्त कर लेते हैं, जबकि फेस की जो स्ट्रक्चर है और कंधों का जो विकास है उसकी गति जो है वो धीमी होती है। यहाँ पर हम एक बात और बताते चलें कि आपने देखा होगा बालक के अंदर शारीरिक वृद्धि प्रारंभ में तेज गति से होती है, ठीक है। उतनी तीव्र गति से सामाजिक विकास नहीं होता, भाषा का विकास नहीं होता, जितनी तीव्र गति से शारीरिक विकास या शारीरिक वृद्धि होती है। यहाँ पर भी हम इस भिन्नता को देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट है वो भी शिशुअवस्था और बाल्यावस्था में तीव्र गति से होता है और इसी प्रकार किशोर अवस्था में जो जेनेंशियल जो ऑर्गन्स हैं उनका विकास भी तीव्र गति से होता है। आगे बढ़ते हैं। 7वें बिंदु पर आते हैं कि विकास में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएं निहित होती हैं। तो इसमें बताया गया है कि चाहे वो बालक किसी भी जाति का हो, प्रजाति का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे रसिया का हो,
चाहे वो साउथ अफ्रीका का हो, चाहे कांगो का हो, चाहे सीरिया का हो, उन सब में एक जो सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो अपनी समाज के अनुसार ही होती हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया जा सकता है कि नेपाल की जनजाति को ले सकते हैं, जहाँ स्त्रियाँ अपने गर्दन को लंबा एवं आकर्षक दिखाने के लिए गर्दन में कड़ा अथवा चहल्ला पहनती हैं। छोटे बालक भी उसी संस्कृति को अपनाते हैं और उस समाज के लोग अपने बालकों से इसकी प्रत्याशा रखते हैं। हम इसको यहाँ पर धर्म, जाति और संस्कृति से जोड़कर भी देख सकते हैं कि अफ्रीका की जो संस्कृति है, जो मत है, वो अलग प्रकार का हो सकता है। भारत के अंदर जो तमिलनाडु क्षेत्र है उसके जो संस्कृति है, उसकी कल्चर है, वो अलग प्रकार की हो सकती है। उत्तर भारत के जो स्टेट हैं उनकी कल्चर अलग प्रकार की होती है। तो जहाँ जैसा बालक होता है, जिस समाज का बालक होता है, वो अपनी उसी प्रकार की कल्चर को और उसी प्रकार के मत को अपनाता है। आगे बढ़ते हैं। विकास की प्रक्रिया में जो अंतर्निहित कठिनाइयाँ होती हैं, कुछ जटिलताएं उसमें देखी जाती हैं। जैसे इस बारे में बाल मनोविज्ञानी या किशोर मनोविज्ञानी भी इनको कह सकते हैं, जी स्टैनले हॉल, जिन्होंने किशोर अवस्था पर अपने बहुत सारे अध्ययन किए हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि किशोर अवस्था में किशोरों में सबसे अधिक संघर्ष देखा जाता है। इसी प्रकार बाल्यावस्था में को भी क्रांतिक अवस्था माना गया है। क्रिटिकल स्टेज इसको कहा गया है, डिफ़िकल्टी स्टेज को कहा गया है। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था में लोगों के ऊपर सबसे अधिक तनाव होता है। सेवानिवृत्ति के बाद अधिकतर व्यक्ति स्वयं को असहायता महसूस करने लगते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 9 पॉइंट आपके सामने है कि विकास के विभिन्न अवस्थाओं में सुख शांति समान नहीं होती है। तो यहाँ पर बताया गया कि विकासात्मक प्रक्रिया में देखा गया है कि बाल्यावस्था में जब बालक 2 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है तो उसमें चिड़चिड़ापन अधिक होता है। अब इसको आप सामान्य रूप में लें, यानी कि जो घर में माता पिता हैं या शिक्षक हैं जो विद्यालय में बच्चों को पढ़ाते हैं, इसको सामान्य रूप में लें। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है कि वो उस यानी कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के बालक में चिड़चिड़ापन देखा जाता है। इसी प्रकार से किशोर अवस्था में भी बालक अनिर्णय की स्थिति में होता है, जो कि उसमें दुख उत्पन्न करता है, यानी कि एक असमंजस की स्थिति में बालक होता है और वो है इसको बात को समझ नहीं पाता कि वह क्या करे और क्या ना करे, किस लक्ष्य को प्राप्त करे, किधर को जाए, वो सारी चीज़ें वो किशोर अवस्था में बालक देखता है। और इसी प्रकार वृद्धावस्था के उत्तरदायित्व अशांति उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा आगे देखते हैं कि निरंतरता का सिद्धांत, या कह सकते हैं कि विकास सतत रूप में चलता है। जैसे कि वृद्धि और विकास के जो वीडियो लेक्चर थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो विकास की प्रक्रिया है ये व्यापक होती है और सतत रूप में चलती है, यानी कि बिना रुके लगातार चलती रहती है तक कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। लेकिन इस चीज़ को यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, जैसा कि मनोवैज्ञानिकों ने बताया, कुछ अवस्थाएं ऐसी होती हैं जहाँ पर बालक के में अंदर वृद्धि की प्रक्रिया अधिक तेज़ी से चलती है और दूसरी अवस्था में वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो कुछ धीमी हो जाती है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जीवन के प्रारंभिक 3 वर्ष यानी कि जन्म से 3 वर्ष तक में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र गति से होती है और बाद के 3 से 6 वर्ष की अवस्था में यह प्रक्रिया मंद हो जाती है। तत्पश्चात अगले 3 वर्षों में यानी कि 6 से 9 वर्ष की अवस्था में यह फिर तीव्र हो जाती है और बाद के 3 वर्ष यानी कि 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष में यह फिर बंद हो जाती है। इसी प्रकार आगे यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूँ आपको कि 12 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की अवस्था जो होती है उसमें बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों उनके अंदर बहुत डायनेमिक चेंजेस देखने को मिलते हैं और उनमें प्रक्रिया जो है यह है तीव्र गति से होती है, यानी कि अब जो है बालक के अंदर मैच्योरिटी लेवल जो है वो वृद्धि के साथ साथ तीव्र गति से बढ़ता है। आगे देखते हैं कि विकास के पक्षों में परस्पर संबंध पाया जाता है। तो यह सिद्धांत बताता है कि बालक के विकास के सभी पक्ष उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलते रहते हैं, अर्थात बालक में केवल एक ही विकास का पक्ष सक्रिय या क्रियाशील नहीं होता बल्कि सभी पक्ष बालक के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे केवल शारीरिक विकास ही नहीं होता बल्कि उसके साथ साथ मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भाषा विकास भी साथ साथ चलता है। अब यहाँ पर अगला बिंदु आपके सामने आता है कि प्रारंभिक वर्षों में
विकास तीव्र गति से होता है। तो तीव्र गति से, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि प्रारंभिक वर्षों में यानी कि जन्म से लेकर के 3 वर्ष की अवस्था में बालक के अंदर तीव्र गति से विकास होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि एक अवस्था ऐसी होती है कि बालक जो है जब जन्म लेता है, बचपन की अवस्था में होता है, वह बिस्तर पर लेटा रहता है, वो अपने आप करवट भी नहीं ले सकता। लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हैं कि वह करवट भी ले लेता है, अपने आप साथ लेकर खड़ा होने की कोशिश करता है, बैठने की कोशिश करता है, लुढ़कने की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, खड़ा होने की कोशिश करता है। यानी कि ये सारी चीज़ें विकास के प्रारंभिक वर्षों में देखी जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रारंभिक वर्ष में विकास जो है वो तीव्र गति से होता है। आगे देखते हैं कि प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जो प्रारंभिक विकास है वो उससे पहले के विकास से ज़्यादा महत्व रखता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक का प्रारंभिक काल बाद के काल के लिए आधार का निर्माण करता है। अर्थात बालक जो कुछ बनना होता है वह अपने प्रारंभिक काल में ही इसको प्रकट कर देता है। जैसा कि इस संबंध में फ्रॉइड ने, एडलर ने और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इस पर अपना पक्ष रखा है कि बालक का जो विकास है उसके प्रारंभिक कालों में ही हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि पूत के पांव जो हैं वो पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उसके जीवन के प्रथम 5 वर्ष ही व्यक्तित्व के विकास की आधारशिला का निर्माण कर देते हैं तथा 10 वर्ष की अवस्था तक आते आते व्यक्तित्व जो है वो संरचित हो जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड हो जाता है। आगे देखते हैं कि विकास विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। ये विभिन्न अवस्थाएं आपके सामने कई बार आ चुकी हैं कि पहली बचपन की अवस्था है, फिर इसकी आपकी शैशवावस्था है, फिर बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, युवावस्था है। इसके बारे में भी एक आपके सामने एक जो लेक्चर आएगा, वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, इंडिविजुअलिटी का सिद्धांत जो बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी गति से विकास करता है। अपनी गति से किस प्रकार से विकास करता है, यहाँ पे इसको समझने की ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि चाइना के जो लोग होते हैं वो कद में छोटे होते हैं, यानी कि वहाँ पे एक निश्चित पैटर्न है, वहाँ पे कद बहुत लंबे नहीं होते। लेकिन अगर हम इंडोनेशिया जाएं, साउथ अफ्रीका के कंट्रीज़ में जाएं, साउथ अफ्रीका में जाएं या आसपास के क्षेत्रों में जाएं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बालकों के जो कद होते हैं वो लंबे होते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर व्यक्तिगतता का सिद्धांत के रूप में माना गया है। ये एक निश्चित पैटर्न की ओर भी इशारा करता है और इंडिविजुअलिटी की ओर भी इशारा करता है। आगे बढ़ते हैं। यह है परिमार्जितता या परिवर्तन का सिद्धांत कि विकास की गति तथा दिशा में परिमार्जन संभव होता है। इसीलिए कहा गया है कि जो लर्निंग की प्रोसेस है उसमें परिमार्जन होता रहता है, लगातार परिमार्जन। जब भी बालक सीखता है, कुछ नई चीज़ सीखता है, तो उसके जो स्ट्रक्चर्ड है, जो उसके कॉग्निटिव प्रोसेस है, उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है, जैसा कि जीन पियाजे ने भी इस बारे में बताया है। तो यह जो परिमार्जितता का जो सिद्धांत है, यह शैक्षिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में दिन प्रतिदिन वह नई नई चीज़ें सीखता है और अपने आप में नए नए परिमार्जन यानी कि मॉडिफिकेशन, यानी कि अपने व्यवहार में नए नए परिवर्तन या नए नए मॉडिफिकेशन वो लाता रहता है। अगला बिंदु है समन्वय का सिद्धांत। इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय रहता है। बालक अपने संपूर्ण अंगों को तथा बाद में उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है तथा साथ ही इन अंगों में परस्पर कंटिन्यूटी या एक तारतम्यता स्थापित करना सीख लेता है। अगले बिंदु पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और एग्जाम में इसके संबंध में क्वेश्चन आते हैं कि विकास 2 अनुक्रमों का अनुसरण करता है। विकास की जो प्रक्रिया है ये 2 आधारों पर निर्भर करती है। ये विकास का कौन सा अनुसरण है, पहले देखिए। प्रथम है सिर पदाभिमुख और दूसरा है समीपस्थ दूरस्थ। ये 2 सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बताए गए हैं कि बालक के अंदर वृद्धि और विकास जो होता है वो किस ढंग से होता है, इसका सिद्धांत क्या है, इसको समझें। कि प्रथम क्या है कि सिर पदाभिमुख का अर्थ यह है कि बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। अर्थात विकास का जो क्रम है वो सिर से प्रारंभ होकर पांव की ओर जाता है। शरीर में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक विकास पहले सिर के हिस्सों में, फिर धड़ के भाग में और फिर अंत में पैर के हिस्सों में होता है।
जैसे शिशु पहले अपने सर को उठाना सीखता है, फिर धड़ को उठाता है और बाद में पैरों के सहारे चलना सीखता है। 5वें महीने में बालक अपने आँखों, सिर और कंधों के संचालन पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत। यह इस बात को बताता है कि विकास शरीर के मध्य भाग से प्रारंभ होकर बाह्य भागों या छोरों तक बढ़ता है। इसका मतलब यह है कि जो मानव शरीर का जो केंद्र बिंदु है, जिसको नाभि कहा जाता है, वहाँ से विकास की प्रक्रिया चलती है और धीरे धीरे यह मध्य भाग से होते हुए शरीर के अन्य जो पार्ट्स हैं उन तक पहुँचती है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि गर्भावस्था में विकास धड़ और सिर में अधिक तथा हाथ पैर के छोरों में प्रारंभिक अवस्था में रहता है। धीरे धीरे भुजाएं विकसित होती हैं, यानी कि पहले धड़ और सिर विकसित होता है, भुजाएं जो हैं वो बाद में विकसित होती हैं और अंत में छोटी छोटी उंगलियां विकसित होती हैं। तो यहाँ पर आपके सामने वृद्धि और विकास के 18 सिद्धांतों को विस्तृत रूप में आपको समझाया गया, बहुत डिटेल में समझाया गया और इस उद्देश्य के साथ समझाया गया कि आप अपने माइंड में इसको बहुत अच्छी तरह से जान समझ लें, अब इसको बिठा लें और एग्ज़ाम में आप जब जाएं तो बहुत ज़्यादा आपको ब्रेन पर फोकस ना करना पड़े, यानी कि आप इस तरह से अपना कंडीशनिंग बना लें इसको बार बार सुन करके, कि एक बार ना सुने बल्कि इसको बार बार सुने, इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे आपके माइंड में ये बैठ जाए और जब आप एग्ज़ाम में जाएं तो ये 18 बिंदु आपकी उंगलियों पर हों, टिप पर हों। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के साथ में जो मैंने आपके सामने ये लेक्चर दिया है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने जो समझाने का प्रयास किया है, जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ उसको आप समझ लेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।